हेलो दोस्तों, हमारे भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाल विकास में अभिवृद्धि व विकास के प्रमुख नियम या प्रमुख सिद्धांत। देखिए, यहाँ से ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट होते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत। ये इसमें नंबर 1 आता है सततता का नियम या निरंतरता का नियम। सततता का नियम, या इसको हम कह सकते हैं निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम यानी सततता या निरंतरता होता है लगातार, यानी वृद्धि और विकास लगातार होते रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये रुक जाते हैं, यानी ये लगातार चलते रहते हैं। ये इसका एक सिद्धांत है या इसका एक नियम है। दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता क्या होता है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है यानी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी हर एक व्यक्ति में अलग अलग उसका फेस होगा, अलग हाइट होगी, अलग बॉडी होगी, बनावट अलग होगी। तो इसलिए है व्यक्तिगतता का सिद्धांत, यानी वृद्धि और विकास यानी सेम एक जैसी नहीं होती। इसमें व्यक्तिगतता यानी व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। यह हुआ दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत हम पढ़ेंगे परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत। परिमार्जितता का सिद्धांत क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि इसमें किसी की हाइट कम है तो वो इस तरह से इस पर लटक कर डेली यदि प्रैक्टिस करेगा तो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। कोई व्यक्ति मोटा है तो वो थोड़ी रेस लगाएगा, उसकी रेस लगाने से हाइट मोटापा कम हो जाएगा। ये परिमार्जितता है। कोई पतला है तो वो अच्छे खान पीन से, जिम करने से मोटा हो जाएगा। तो ये क्या है? परिमार्जितता। यानी इसमें जैसे वृद्धि में विकास हो रही है, उसमें हम अपनी इच्छा अनुसार कुछ उतार चढ़ाव या बदलाव कर सकते हैं। ये है परिमार्जितता का सिद्धांत। और ये इंपॉर्टेंट आता है नंबर 4। नंबर 4 आता है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम है यानी जैसे मान लीजिए आप, एक मनुष्य है, एक हाथी है। अब दोनों के बच्चे का जन्म एक ही डेट को हुआ तो 1 वर्ष बाद मनुष्य का बच्चा इतना बड़ा और हाथी का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। यानी कि एक ही डेट को जन्म होने के बाद समान प्रतिमान का नियम है कि मनुष्य का यानी 1 वर्ष में मनुष्य का बच्चा जितना वृद्धि
करना, मतलब जितनी वृद्धि होनी चाहिए उतनी ही वृद्धि करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हाथी की बॉडी के अनुसार उसका बच्चा 1 वर्ष में उसके अनुसार ही वृद्धि करेगा। यानी समान प्रतिमान का नियम, यानी अपने वंश और अपनी जाति के अनुसार ही प्रत्येक प्राणी विकास करता है, वृद्धि करता है। 1 वर्ष में यदि मनुष्य के बच्चे का जन्म 5 किलो या 7 किलो हो सकता है, वहीं हाथी के बच्चे का जन्म 30 किलो या 40 किलो या 1 कुंटल हो सकता है, तो वो लगभग उतना ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मनुष्य के एक बच्चे का जन्म 1 वर्ष के का 5 किलो है, दूसरे का 25 किलो है, ऐसा नहीं होगा। कि समान प्रतिमान का नियम। दूसरा हम समझ सकते हैं, जैसे एक भैंस और एक चूहा ले लीजिए। भैंस का बच्चा यदि 1 वर्ष में जितनी वृद्धि करेगा, चूहा उतनी वृद्धि नहीं कर सकता, लेकिन ये चूहे का बच्चा और भैंस का बच्चा अपनी अपनी जाति के अनुसार वृद्धि करेंगे। ये है समान प्रतिमान का नियम, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है नंबर 4, चक्राकार प्रगति का नियम। चक्राकार प्रगति का नियम यानी एक सरल रेखीय, मनुष्य का विकास सरल रेखीय नहीं होता है, चक्राकार तरीके से होता है। चक्राकार प्रगति का नियम, मनुष्य का विकास एक सरल रेखीय नहीं होता है, यानी एक इस तरह से नहीं होता, बल्कि इस तरह से मनुष्य का विकास होता रहता है। यानी मनुष्य का यहाँ जन्म हुआ, 6 माह बाद उसकी वृद्धि हुई, फिर धीरे विकास हुआ, फिर बहुत तीव्र हुआ, इस तरह से चलता रहता है। और इसी क्रम को चक्राकार क्रम या चक्राकार प्रगति कहा गया है। देखिए, यहाँ पर जन्म, यहाँ पर 6 माह, यहाँ पे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष, 16 वर्ष, इस तरह से बच्चे का विकास होता रहता है, यानी उतार चढ़ाव आता रहता है। इस तरह से यानी अभिवृद्धि एवं विकास रेखीय न होकर हम कह सकते हैं जो रेखीय है, अभिवृद्धि एवं विकास रेखीय नहीं होता, तो हम कह सकते हैं अभिवृद्धि एवं विकास रेखीय न होकर चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। चक्राकार या वर्तुलाकार रूप में होता है, यानी चक्राकार प्रगति का नियम इसे कहते हैं, अभिवृद्धि एवं विकास का चक्राकार प्रगति का नियम। अब देखिए, हरलोक ने कहा है कि मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान होता है। ये इंपॉर्टेंट कथन है हरलोक का। हरलोक ने कहा है मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान होता है। मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान बताया है। कैसे बताया है? जैसे कि ये इस तरह से कोई घंटी है यहाँ, तो यानी यहाँ से शुरुआत हुई अभिवृद्धि और विकास की, और यहाँ तक विकास तीव्र हुआ और वृद्धि, लेकिन एक समय ऐसा आया कि यहाँ पर आकर वृद्धि और विकास कहीं ना कहीं घटना शुरू हो गए और यहाँ पर आकर हमारी डेथ हो गई। तो यहाँ से जन्म से लेकर मृत्यु तक को इन्होंने एक घंटी से डिफाइन किया है हरलोक ने। मनुष्य का जीवन एक घंटी के समान होता है। ये 5 नियम हो गए हैं। 5 के बाद हम छठा नियम देखेंगे, समन्वय का सिद्धांत।
छठा नियम है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत यानी समन्वय ये है कि शारीरिक और मानसिक जो क्रियाएं हैं, मानसिक शारीरिक वृद्धि है, उनके मध्य अंतः क्रिया जब होगी तो वही वृद्धि एवं विकास में योगदान देगा। यानी शरीर और मानसिक मस्तिष्क के बीच अंतः क्रिया जो होगी, उनके बीच जो समन्वय होगा, तभी हमारी अभिवृद्धि एवं विकास पूर्ण होगा और इसमें वृद्धि होगी, यानी तभी ये पूर्ण कहलाएंगे। यदि शरीर व्यक्ति का बहुत बढ़ जाए और मानसिक विकास न हो तो अभिवृद्धि और विकास सही ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा होता है कि शरीर भी एज के अनुसार बढ़ना चाहिए और मस्तिष्क भी एज के अनुसार बढ़ना चाहिए, और ऐसा होता है इनके बीच, शारीरिक और मानसिक के बीच जब अंतः क्रिया होती है तब उसे कहते हैं समन्वय का सिद्धांत। इसमें नंबर 7 हम ले सकते हैं कि निश्चित पूर्व कथनीय नियम होता है, यानी इसमें जो पहले कहा गया है वो बिल्कुल सही बात होती है। पूर्व कथनीय नियम, निश्चित पूर्व कथनीय नियम क्या होता है, इसके अंदर भी 3 पॉइंट है। मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी नियम, मस्तक मतलब सिर से, अधोमुखी मतलब सिर से पैर की ओर। मनुष्य का जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे विकास होता है, पहले सिर का फिर पैर का, यानी सिर से पैर की ओर मनुष्य का विकास होता है। या हम कह सकते हैं जैसे ये कोई हड्डी है, ये केंद्र है इसका, तो हड्डी में पहले इसका अंदर वाली बीच के पार्ट का मध्य भाग का विकास होगा, उसके बाद सिरे वाले का। तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम निकट कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं दूर। यानी मनुष्य का मस्तिष्क का या शरीर का विकास या हड्डी का विकास निकट से दूर की ओर होता है, इसको हम समझ सकते हैं। या इसको हम कह सकते हैं ये हड्डी यानी पहले केंद्र का विकास होगा, उसके बाद सिरे का विकास होगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि केंद्र से सिरे की ओर विकास होता है। सिर से पैर की ओर, निकट से दूर की ओर, केंद्र से सिरे की ओर, तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो हम कह सकते हैं इस तरह से ये सिद्धांत हुआ समन्वय का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, इसको हम याद करके रखना है, नोट कर। इसके बाद नंबर 8 आता है, 8वां नियम या सिद्धांत आता है वातावरण और वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है। वातावरण व वंशानुक्रम, वातावरण व वंशानुक्रम, वंशानुक्रम की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वातावरण व वंशानुक्रम की अंतःक्रिया जब होगी तभी हमारा अभिवृद्धि एवं विकास ठीक तरह से हो पाएगा। जैसे वातावरण में हमें ठीक माहौल नहीं मिल पा रहा है, अच्छा खान पीन नहीं मिल पाया है, अच्छा पोषण नहीं मिल पाया है, तो अच्छी हवा नहीं मिल पाई है, तो हमारा अभिवृद्धि एवं विकास प्रभावित होगा। वंशानुक्रम यानी किसी के बच्चे के माता पिता यदि छोटे हैं तो अभिवृद्धि विकास में क्या फर्क पड़ेगा, यानी वो बच्चा छोटा ही रह जाएगा। या किसी के माता पिता काले हैं तो बच्चा काला ही रह जाता है। ये क्या है, अभिवृद्धि एवं विकास का इसमें फर्क पड़ता है, अंतर पड़ता है। इसमें फ्रैंक ने कहा है, फ्रैंक ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा,
एक चौड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है, एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना है। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा एक चौड़ा मार्ग है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना है। ये कहा है फ्रैंक ने, ये कथन पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे। एक मनोवैज्ञानिक है गैसले, उन्होंने क्या कहा है, वातावरण वंशानुक्रम के बारे में गैसले ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव, व्यक्तिगत विभिन्नता का फैलाव उतना है जितना कि मानव जाति का है, जितना कि मानव जाति का, यह मानव जाति है। यानी गैसले ने कहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति की बनावट, हाइट और उनका चेहरे की बनावट सब अलग अलग होती है, तो यानी व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं इसे। तो ये जो है इसका फैलाव उतना है जितनी की मानव जाति है, जितनी मानव जाति इस दुनिया में है उतना ही व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो इसी यानी कि इन्होंने कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जाति जितनी भी है सबकी विभिन्न, सब में कुछ ना कुछ विभिन्नता पाई जाती है, ये कहा है गैसले ने। फ्रैंक का और गैसले का कथन इम्पोर्टेंट है। तो ये थे अभिवृद्धि एवं विकास के प्रमुख नियम या सिद्धांत। ये 8 सिद्धांत हैं, 8 हमें याद रखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विकास के परिवर्तन। विकास के परिवर्तन। विकास के परिवर्तन। सबसे पहले होता है, जब विकास होता है तो हमारे आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन होता है। जैसे आकार में क्या परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन देख लेंगे। शारीरिक परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन में हम कह सकते हैं लंबाई में परिवर्तन, ऊंचाई में परिवर्तन। लंबाई ऊंचाई एक ही बात है, इसको हम कह सकते हैं भार में परिवर्तन। तो ये क्या है, आकार में परिवर्तन शारीरिक तो हुआ, लंबाई ऊंचाई भार, और एक होता है मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन क्या होता है, जो हमारे मानसिक मस्तिष्क में होता है, जैसे चिंतन, मनन, सोच विचार, सोच विचार, बुद्धि, संप्रत्यय। ये सब क्या है, यह है मानसिक परिवर्तन। यानी आकार में, विकास में क्या होता है, आकार में परिवर्तन होता है। आकार में परिवर्तन 2 प्रकार का होता है, शारीरिक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन होता है लंबाई, चौड़ाई और भार में परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन होता है चिंतन, मनन, सोच विचार, बुद्धि, संप्रत्यय, इन सभी में परिवर्तन। ये होता है आकार में परिवर्तन। ये किसमें, यानी विकास का परिवर्तन हम पढ़ रहे हैं। नंबर 2 होता है अनुपात में परिवर्तन। अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में परिवर्तन हम पढ़ेंगे जैसे शारीरिक पक्ष,
यानी एक अनुपात से परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं है कि एक 5 वर्ष का बच्चा 2 का टेबल याद करता है और एक 5 वर्ष के बच्चे को पाइथागोरस फिर में भी याद है। यानी ऐसा नहीं है कि बच्चा हाई स्कूल का मैथ ही मतलब सोल्व करने लगा 5 वर्ष का या 6 वर्ष का, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने बताया कि एक अनुपात में परिवर्तन होता है, एज के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी शारीरिक पक्ष में भी अनुपात में परिवर्तन होता है। लगभग 10 वर्ष के बच्चे सभी एक ही हाइट के और एक ही हेल्थ के लगभग मिलते हैं, लेकिन बाई चांस कोई हो जाता है जो ज़्यादा हाइट या कम हाइट रह जाती है। अक्सर यह है कि एक अनुपात में विकास में परिवर्तन होता है, जिसको हम कह सकते हैं शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। दूसरा हम कह सकते हैं मानसिक परिवर्तन, मानसिक पक्ष, और हम कह सकते हैं सामाजिक पक्ष। सामाजिक पक्ष में, और हम कह सकते हैं नैतिक पक्ष में, नैतिक पक्ष में, और एक होता है भाषाई पक्ष। यानी एक अनुपात में परिवर्तन होता है शरीर में भी और मानसिक यानी मस्तिष्क में भी और समाज में भी। लगभग सभी बच्चे एक एज के लगभग एक जैसा व्यवहार करते हैं, नैतिक पक्ष एक जैसा व्यवहार करते हैं, और भाषाई यानी एक जैसी भाषा लगभग बोलते हैं। तो ये है अनुपात में परिवर्तन। किस चीज में? ये विकास के परिवर्तन में अनुपात में परिवर्तन। इसके बाद नेक्स्ट आता है चिन्हों का लोप। अब चिन्हों का लोप हम पढ़ेंगे। चिन्हों का लोप क्या है? इसमें 3 नंबर है। देखिए नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट आता है नंबर 3 पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कच्चे दांत उखड़ जाते हैं, ये पुराने चिन्हों का लोप यानी स्थायी दांत आ जाते हैं। कच्चे दांत टूटना, कच्चे दांत टूटना और स्थायी दांत आना। कच्चे दांत टूटने के बाद उसके स्थान पर स्थायी दांत आना, पुराने चिन्हों का लोप हो जाता है। विकास की बात है, ये विकास हो रहा है तो ये पहचान होगी कि विकास बच्चे का हो रहा है। यानी बोली जो बच्चे की आवाज है, बोली या आवाज जो होगी बच्चे की, वो धीरे धीरे भारी होती चली जाएगी या कर्कश होती चली जाएगी। कर्कश होती चली जाएगी। पहले बच्चे की आवाज बारीक होती है, जैसे ही एज बढ़ती है तो विकास होता है, आवाज भारी होती चली जाती है या कर्कश होती चली जाती है। और पहली जो आवाज है वो हम ये कह सकते हैं, बोली आवाज जो पहली वाली थी, हम लुप्त की बात चल रहे हैं, तो वो आवाज उसकी लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। और उसके बाद जो कच्चे बाल ये रुआं होता है, ये भी लुप्त हो जाता है और पक्के बालों में परिवर्तित हो जाता है। तो पुराने चिन्हों का लोप। अब देखेंगे नंबर 4 नए चिन्हों का उदय। नए चिन्हों का उदय। बच्चे के शरीर मतलब नए चिन्हों का उदय कैसे होता है? स्थायी दांत निकल आते हैं, स्थायी दांत निकल आते हैं, दाढ़ी मूंछ आ जाती है, ये नए चिन्हों का उदय है। और आवाज जो है भारी हो जाती है, आवाज भारी या कर्कश हो जाती है, भारी या कर्कश हो जाती है। और मेल की आवाज भारी या कर्कश होती है तो फीमेल की मधुर हो जाती है। तो ये है नए चिन्हों का उदय। तो ये आप समझ गए होंगे। आज हमने पढ़ा है कि हमारे अभिवृद्धि एवं विकास को के नियम और सिद्धांत, उसके बाद विकास के परिवर्तन, यानी विकास यदि हुआ है तो उनमें से क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। यानी आकार में परिवर्तन देखने को मिलेगा, किसी अनुपात में परिवर्तन देखने को मिलेगा, पुराने चिन्हों का लोप हो जाएगा और नए चिन्हों का उदय हो जाएगा। इसका मतलब बच्चे का विकास हो रहा है। तो ये था हमारा विकास में
परिवर्तन। देखिए, अब आते हैं अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक बहुत शॉर्ट हैं, वैसे ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम कवर करते हैं। सिर्फ 5 मिनट की बात और है, 5 मिनट का लेक्चर है, यानी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। 4 अवस्थाएं हैं, गर्भावस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, और वहीं से अक्सर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिलेबस में ये है तो कराना ज़रूरी है। इसके बाद आता है अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले आता है वंशानुक्रम, और नंबर 2 आता है वातावरण। दोनों का 50% योगदान है, दोनों का 50-50% योगदान है। वंशानुक्रम का अभिवृद्धि एवं विकास में क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे किसी के माँ बाप काले हों तो बच्चे भी काले हो जाते हैं, माता पिता छोटे होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, और उनके बाल घुंघराले होते हैं तो बच्चों के बाल भी घुंघराले होते हैं। तो इस तरह का वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। वंशानुक्रम का प्रभाव, बाल घुंघराले हैं तो ये भी, उनके बच्चों के बाल भी घुंघराले होते हैं। और वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि रंग, मेन तो रंग पर पड़ता है कि कैसे माहौल में है, कैसी वहाँ धूप अच्छी ज़्यादा है तो वातावरण से उसका रंग काला हो जाएगा, और वहाँ सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उसका रंग सफ़ेद हो जाएगा। और उसकी ऊंचाई, वातावरण में ऊंचाई का फर्क पड़ता है कि ऊंचाई वातावरण के अनुसार घट या बढ़ सकती है, और सर्वाधिक प्रभावित हमारा वातावरण ही करता है। वृद्धि एवं विकास को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है? वातावरण। सर्वाधिक प्रभावित वातावरण करता है। इसके बाद हम ले सकते हैं कि बुद्धि भी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। इसके बाद कह सकते हैं कोई रोग या दुर्घटना, अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करती है। परिवार, समाज या देश, ये भी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम ले सकते हैं संस्कृति एवं सभ्यता, ये भी अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे बुद्धि के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि बुद्धि भी अभिवृद्धि विकास को प्रभावित करती है। रोग, यदि किसी बच्चे को बचपन में ही कोई रोग लग जाता है या उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वो उसके विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता। और परिवार में कोई कलह, आपसी झगड़ा है, समाज में वो किसी दूसरे समाज में रह रहा है कोई बच्चा, या किसी अन्य देश में रह रहा है जिसमें जो अपने उसके देश से, परिवार से, समाज से कुछ ना कुछ अलग क्वालिटी हैं, तो उसका विकास उसी वहाँ के परिवार, समाज और देश के अकॉर्डिंग होगा। तो यानी अभिवृद्धि एवं विकास क्या वहाँ पर प्रभावित होगा। संस्कृति एवं सभ्यता का भी इसमें अंतर देखने को मिलता है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवस्थाएं, और उसको बहुत क्लियर करेंगे क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर बनते हैं। अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं, और भर्ती टाइम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू।